हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 29 अगस्त यानी कि 29 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वर्कशीट का नंबर 24 यानी कि 24 है और वर्कशीट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की है। आज हमारे पास दो वर्कशीट है, एक इंग्लिश की और एक एसएसटी की। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में एसएसटी पढ़ेंगे, फिर हम इंग्लिश मीडियम में एसएसटी पढ़ेंगे और फिर करेंगे हम इंग्लिश की वर्कशीट जो कि दोनों में कॉमन है। तो चलिए देखते हैं। भारत में अखाद्य फसलें, हम पिछली वर्कशीट में भी हमने ऐसी ही एक टेबल दे रखी थी जिसमें गेहूँ, चावल, बाकी अनाज के ऊपर में लिखा हुआ था। उसके बारे में लिखा था कि क्या अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं उसको बोने के लिए, कहाँ कहाँ होता है, और उसके बारे में कुछ विशेष बात। चलिए आज हम अखाद्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे। अखाद्य फसलें वो होती हैं जिनको खाया नहीं जाता, जिनको खा नहीं सकते। जैसे कि रबड़, अब रबड़ खाया थोड़ी ना जाता है। अब रबड़ उगाने के लिए क्या चाहिए? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है ये। इसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और नम्र एवं आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। कहाँ कहाँ होती है? ये होती है केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ यहाँ पे होती हैं। और विश्व में भारत का स्थान क्या है? विश्व में प्रमुख उत्पादन देश में 5वां स्थान है, मतलब 5th नंबर पे आता है भारत। ठीक है, अगला है कपास। खाते नहीं है कपास। कपास से बनती है कॉटन, कॉटन से बनता है कॉटन का कपड़ा। ठीक है, दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी जिसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो ये काली मिट्टी में होती है और इसके लिए हल्की वर्षा चाहिए, 210 पाला रहित दिन चाहिए और खिली धूप चाहिए होती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगहें हैं जहाँ पे ये कपास होता है। और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है और सबसे पहले साक्ष्म सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। तो इसमें 5th है और इसमें 3rd है। जूट की बात करते हैं। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी से उगाई जाती है। उसे बढ़ाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर चाहिए उसके लिए। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा प्रमुख जूट उत्पादक देश हैं। जूट उत्पादक में भारत का विश्व में पहला स्थान है। चलो, किसी चीज़ में तो फर्स्ट आया भारत। जूट का सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो गई है। अब प्रौद्योगिकी सुधार, कुछ सुधार आए हैं बेटा, संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार आए हैं। क्या है, पढ़ते हैं। सुधार की तत्काल आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रौद्योगिकी एवं असंस्थान सुधारों के अभाव में लगातार भूमि संसाधनों के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है और इसकी गति मंद हो जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए मुख्य चुनौती है। इसलिए सरकार ने निम्नलिखित प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों की शुरुआत करी। अब अगर हम फसल उगा रहे हैं, सेम जगह पे उगा रहे हैं तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब मंदी आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए जनसंख्या इतनी है, सामान तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए सरकार ने क्या किया है, प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार लेके आए हैं। क्या क्या है वो? हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई बेटा। इन क्रांतियों की स्टार्ट की गई। जोतों की चकबंदी, सहकारिता एवं जमींदार आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। बोला गया कि चकबंदी, सहकारिता और जो ये ज़मींदारों की जो प्रथाएं हैं इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। व्यापक भूमि वितरण कार्यक्रम शुरू किया जाने लगा, लोगों को भूमि दी जाने लगी खेती करने के लिए। फसल बीमा का प्रावधान, किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज प्राप्त करवाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहमतियों और बैंकों की स्थापना की गई। इन सब जगहों की स्थापना हो गई। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कार्ड, अब क्या किया सरकार ने, किसान क्रेडिट कार्ड और बाकी दुर्घटना बीमा कार्ड देना स्टार्ट कर दिया। किसान को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए सहायता मूल्य एवं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभ
दायक खरीद मूल्य की घोषणा करी। अब सरकार ने क्या बोला कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है ना, कई बार बारिश आ गई, अगर मान लीजिए आपकी फसल अच्छी हुई नहीं हुई, सरकार पहले से डिसाइड कर लेती कि अच्छा ये गेहूँ उगा रहे हो तो ठीक है, मैं इस गेहूँ के आपको 3 रुपये किलो दूंगा। अब अगर फसल अच्छी हुई तो भी 3 रुपये किलो, फसल गंदी हुई, नहीं हुई, बारिश आ गई तब भी 3 रुपये किलो, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के आंसर कर लेते हैं। नीचे 2 फसलें एक्स और वाई दी गई हैं। दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान करें और संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहला है, एक्स एक रेशा है जो सूखी काली मिट्टी में बेहतरीन उगता है। उसे उगने के लिए पाला रहित जलवायु और उच्च तापमान चाहिए। भारत का कौन सा राज्य इसे उगाता है? तो हमने पढ़ लिया था क्या होता है, कौन काली मिट्टी किसके लिए चाहिए होती है? काली मिट्टी और बारिश, हल्की बारिश और पाला रहित दिन चाहिए होता है कपास के लिए। और वो कहाँ कहाँ होता है? वो होता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन सारी जगहों पे होता है। तो आप लिख सकते हैं कपास, और आप साथ में ये चीज़ लिख लीजिए। ये आपका ए पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फिर पूछा है ख का, वाई एक ऐसा रेशेदार फसल है जो एक ज़मीन पे नहीं उगती बल्कि कीड़ों के कोकून से प्राप्त होती है, जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों का पता लगाने पलता है। औरतें इस रेशे से बुनी साड़ियाँ पहनती है। बताइए कौन सी है? बिल्कुल सही, सिल्क यानी कि रेशम। आपको क्या लगता है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसके 2 उपयोग बताइए। बाजार में इसकी मांग कम क्यों हो रही है? ये रहा, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। उसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशे एवं पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। तो सेकंड का आंसर है ये। लास्ट है, किशोरा एक एकड़ के ज़मीन के टुकड़े पर खेती करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा सा किसान है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित संस्थागत सुधारों से उसकी दिशा किस प्रकार सुधरेगी? ग्रामीण बैंक से, न्यूनतम निर्धारित मुख से, या फसल बीमा के प्रावधान से? क्या होगा? तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। फर्स्ट सेकंड का आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, इसके बाद आप वहाँ से नोट डाउन करेंगे। किशोर पहला है, जबकि ग्रामीण बैंक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? किशोर बेहतरीन गुणवत्ता के बीज, अधिक भूमि और उपज बढ़ाने के लिए मशीनों को खरीदने के लिए ग्रामीण बैंक से कम ब्याज पर ऋण ले सकता है। बी, अब बोला गया उसमें कि भाई बीमा आ जाएगा तो क्या होगा? फसल और सिटोरिया द्वारा खुद को शोषण से बचाने के लिए किशोरा न्यूनतम समर्थक मूल्य का लाभ उठा सकता है, जो आयातित फसलों के लिए पारिश्रमिक और खरीद मूल्य है। सी बोला गया बीमा करेंगे, इसके अंदर क्या बोला था? न्यूनतम समर्थक मूल्य के बारे में बोला गया था। इसमें बोला है यदि किसी मौसम में अचानक मौसम में बदलाव आया, कीट का हमला आदि जैसे किसी कारण से फसल खराब हो जाती है तो उससे बीमा कराया है तो नुकसान का वहन करने के लिए उसे बीमा धन प्राप्त हो सकता है। तो ये हमने तीनों के तीनों प्रश्न कर लिए हैं। ये इसके ABC पार्ट है। तो आज की हमने SST की वर्कशीट जो कि हिंदी मीडियम में थी कंप्लीट कर ली है। अब हम इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। आज हम नॉन फूड क्रॉप्स यानी कि जो हम खाते नहीं हैं जिनको, वो वाली क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है रबर। इट्स अ क्रॉप ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिड चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गौरो हिल ऑफ मेघालय, यहाँ पे ये होता है। और ये 5th है वर्ल्ड में प्रोडक्शन के बेसिस पे। कॉटन की बात करें तो बेटा कॉटन को जो ड्रायर, जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें होता है। ये यूजुअली डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हल्की रेनफॉल चाहिए और 210 मॉइस्ट फ्री डेज चाहिए और सनशाइन भी चाहिए। तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे होता है। और तीसरे नंबर पे आता है कॉटन कल्टीवेशन पे, कॉटन प्रोडक्शन पे इंडिया। जूट की बात करें बेटा तो इट ग्रोज वेल ऑन ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ।
वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय इन जगहों पे होता है और इंडिया जूट प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे आती है। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसकी डिमांड कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेशा है उसको किसने ओवरकम कर लिया है? उसको जो सिंथेटिक आते हैं सस्ते मिल जाते हैं इस वजह से। फिर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए हैं कुछ। अब क्या हुआ है, टाइम पे सरकार ने क्या किया है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो इस एक लैंड पे अगर आप बार बार खेती करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, उस पर दोबारा से कुछ नहीं उगाया जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ है, इन बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। इसलिए सरकार ने क्या किया है, कुछ रिफॉर्म्स लेके आई है वो समय समय पर टाइम पे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें से कि पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ था, जो ज़मींदार हैं, जो कंसोलिडेटर्स हैं, उनको क्या कर दिया था, उनका अबॉलिशन कर दिया था, उनको हटा दिया था इस सब के प्रोसीजर से। फिर कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। प्रोविज़न आया क्रॉप इंश्योरेंस का, ग्रामीण बैंक का, कोऑपरेटिव्स का, जहाँ पे लोगों को लोन मिल सकती है था कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फिर किसान क्रेडिट कार्ड और जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, ये सारी स्कीम्स आने लगी जिससे किसानों को फ़ायदा हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्टार्ट होने लगा। रेम्यूरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइजेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। अब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि मान लीजिए आपने कुछ फसल उगा रहे हैं, आप कोई दाल उगा रहे हैं और वो दाल 15 रुपये किलो अब है मार्केट में। अब क्या करेगी सरकार ने, मान लीजिए आपसे 15 रुपये किलो, अभी फसल हुई नहीं, अभी सिर्फ आपने बीज डाला है, सरकार आपसे वो बोलेगी कि भाई जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा मैं 15 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हम आपसे ले लेंगे। तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं कि उतना तो सरकार दे ही देगी। क्वेश्चंस देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 क्रॉप्स, 2 क्रॉप्स हैं एक्स और वाई। कुछ क्लूज दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि कौन सी क्रॉप्स हैं। एक्स एक फाइबर है बेटा जो कि ब्लैक सॉइल में होता है, उसको मॉइस्ट फ्री कंडीशंस चाहिए होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है और इंडिया इसमें और बताना है कि कौन कौन सी स्टेट्स इसका प्रोडक्शन करती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है जैसा कि कॉटन होता है जिसको ड्राई पार्ट ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और ये इन जगहों पे होता है। तो आप इनमें से कुछ भी लिख लीजिए। फर्स्ट का आंसर है ये, पहले कॉटन और फिर ये वाले में से जिन जिन देशों में ये, जिन जिन स्टेट्स में ये होता है उनके नाम है, आप कोई भी लिख लीजिए इनमें से 4-5। Why is another fiber crop but it doesn't grow on soil, instead it obtained from cocoons। एक और है जो cocoon से बनता है, ग्रीन लीव्स पे, मलबरी पेड़ पे रहता है, क्या नाम है उसका? बिल्कुल सही, वो है सिल्क। आगे, वाई डू यू थिंक जूट इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर, गिव एनी 2 रीजन्स वाई इट कैन बी पुट, वाई इज़ इट लूजिंग मार्केट। अब किस लिए वो अपनी मार्केट ख़त्म कर रहा है, क्यों, क्या रीज़न है? तो बेटा क्या है, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इट इज़ लूजिंग मार्केट ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटीरियल पर्टिकुलरली नायलॉन। सेकेंड का आंसर है ये, यहाँ पे भी लिखा है सेकंड का आंसर, ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है और ये थर्ड का है। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर एज इंडिया इज़ लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स, बास्केट, रोप एटसेट्रा। इट इज़ लूजिंग इट्स मार्केट बिकॉज इट्स हाई कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर सिंथेटिक फाइबर। बाकियों के कंपेरिजन में इसकी कॉस्ट क्या है, हाई है। तीसरे में आपको क्या कर रखा है बेटा, 3 चीज़ें बता रखी हैं, ग्रामीण बैंक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्रॉप इंश्योरेंस। बताया है कि किसान को किस तरीके से, कोई किसान है किशोरा, उसको ये तीनों चीज़ें किस तरीके से मदद करेंगी। तो सबसे पहले जो लोन है, किसान उस लोन को अवेल कर सकते हैं जिसमें उसको कम पैसे देना पड़ता है और वो जो लोन है वो ग्रामीण बैंक वगैरह से मिल जाता है, ठीक है। और इस लोन से वो अच्छा ज़मीन, उसके साथ में मशीन, बाकी सब चीज़ें ले सकते हैं। दूसरा पूछा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो बेटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, मैंने आपको बताया था कि भाई किसान को बचाने के लिए, मिडिल मैन से बचाने के लिए, जो हमारे एक्सप्लॉइटेटर्स होते हैं उनसे बचाने के लिए क्या किया है, किशोरों जो सरकार है वो एक प्राइस निश्चित कर देती है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर तीसरा बोला था इंश्योरेंस। तो अगर किशोरा ने अपनी इंश्योरेंस करा रखी अपनी फसल की और खुदा ना खास्ता किसी रीज़न से, वेदर की वजह से, किसी और से उसकी फसल ख़राब हो जाती है तो इंश्योरेंस की कंपनी उसको पैसा तो दे ही देगी। तो इस तरीके से हमने एसएसटी की आज की वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।
तो चलिए इंग्लिश की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में हम अनसीन पोएम करने वाले हैं। सीन मतलब आपकी बुक से और अनसीन आपकी बुक से नहीं। तो रीड द फॉलोइंग पोएम बाय पोम या पोएम कुछ भी बोल लीजिए बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक बहुत ही सुंदर सी पोएम ली हुई है यहाँ पे जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। हम उस पोएम को पढ़ते हैं। अच्छा, ये बोट बनानी किस किस को आती है ज़रा मुझे नीचे कमेंट करके बताना किस किस को ये बोट नहीं बनानी आती और किस किस को आती है, आप लोग भी बताओ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेपर बोट्स टॉपिक है। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। बोला है डेली डे बाय डे मैं जो मेरी कागज़ की बनी हुई जो बोट्स हैं मैं उनको पानी में स्ट्रीम के साथ बहा रहा हूँ। इन ब्लैक बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। मैं बड़े बिल्कुल काले काले पेन से मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें अपना नाम लिखता हूँ, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ मैं वो लिखता हूँ। आई होप दैट समवन इज इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। एंड मैं आशा करता हूँ कि भाई किसी स्ट्रेंज लैंड में किसी अलग जगह पे लोग उसको खोलेंगे और मेरे बारे में जानेंगे कि मैं कौन हूँ। आई लोड माई लिटिल बोट्स लाइक surely fly from one garland and hope that those blooms of the dawn will be carried safely to land in the night। बेटा जो स्यूली होती है एक सुंदर सा फ्लावर होता है, आपने देखा होगा गजरे में लगता है, ऑरेंज कलर की टिप होती है उसकी। अगर आपको नहीं, जिसने नहीं देखा गूगल करना ये वाला वर्ड SHIULI, शूली का फ्लावर होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे। तो उसके बाद करा हुआ है कि जो मेरी बोट है बेटा वो शूली के फ्लावर की तरह है। जिस तरीके से हम उसको फ्लावर को डाल डाल के हम एक बड़ी सी गार्डन, एक माला Surely fly from our garden and hope that blooms of the dawn will be carried safely to land in the night। सिंपल सी बात है बेटा, छोटी सी बोट है जिसमें स्यूली के फ्लावर हैं जो मैंने मेरे गार्डन से हैं और मैं इसमें अपनी आशाएं भर रहा हूँ कि हाँ ये बिल्कुल सेफली अपनी जगह पे पहुँच जाएगी। I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with the boats। I know नॉट वट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई से, अब मुझे नहीं पता कि किसने स्काई में मेरे कौन से प्लेमेट्स हैं जिन्होंने इसको भेजा है मेरी बोट से रेस करने के लिए। व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स एंड ड्रीम्स दैट माई पेपर बोट फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिड नाइट स्टार्स। मैं जब सोता हूँ बेटा तो मैं अपने आर्म्स में अपने ड्रीम्स लेके सोता हूँ कि भाई क्या होगा कि जो मेरी बोट है वो जो मिड नाइट स्टार्स हैं उनके बीच में से फ्लोट होती हुई आगे जाती है, तैरती हुई आगे जाती है। द फेरी of sleep and sailing in them and the lading is their baskets full of dreams। और सिंपल सी बात है जो फेरीज है बेटा मेरी नींद की वो भी सेल कर रही है और इससे क्या हो रहा है जो मेरी सपनों की जो बास्केट है टोकरी है उसको भर रही है। तो इस तरीके से हमने एक छोटी सी पोएम पढ़ी है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और इसका नाम ही पेपर बोट है। तो आप सारे के सारे पेपर बोट बनाइएगा भी साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। The child floats dash the stream। The child floats, क्या करता है फ्लोट, वो पेपर बोट इन द स्ट्रीम। द चाइल्ड राइट्स द नेम ऑफ डैश ऑन द पेपर बोट्स। किसका नाम लिखता है बेटा, वो अपना नाम लिखता है। तो अपना तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे, विलेज का नाम लिखता है और अपना नाम लिखता है, ठीक है। द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन डैश विल फाइंड द पेपर बोट। चाइल्ड आशा करता है कि भाई कोई कहीं पे क्या करेगा, उसको मेरी पेपर बोट उसको मिलेगी और वो उसको देखेगा। स्ट्रेंज लैंड। द चाइल्ड फिल्स डैश फ्लावर इन द पेपर बोट। हमने पढ़ा था क्या, शिवली के फ्लावर्स डालता है। डैश इन द स्काई विल सेट द सेल्स ऑफ द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। कौन है भाई, किसके पास है, बिल्कुल सही, क्लाउड्स। व्हेन द नाइट टाइम कम्स द चाइल्ड वांट्स द पेपर बोट टू फ्लोट अंडर स्टार्स। अकॉर्डिंग, जब रात का टाइम होता है तो जो पोएट है वो चाहता है कि जो उसकी बोट है वो कहाँ से, तारों के बीच में से होती हुई जाए। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डैश आर सेलिंग देयर पेपर बोट्स। कौन अपनी पेपर बोट्स को सेल कर रहे हैं, The title of the poem is Paper Boat. A word from the poem that means
थिंग्स कैरिड इन द शिप इज़, लीडिंग करना मतलब कैरी करना एक तरीके से। इन विच सीजन डू यू थिंक द चाइल्ड इज फ्लोटिंग, रेनी सीजन ऑब्वियसली, पेपर बोट वो रेनी सीजन की बात कर रहे हैं, अदरवाइज बोट कहाँ से उड़ा के कहाँ भेजेगा। तो चलिए, हमने आज की वर्कशीट इंग्लिश की भी हमारी पूरी हो गई है। हमने बहुत अच्छी सी पोएम करी है। आप एक अच्छी सी पेपर बोट बना भी सकते हैं। पेपर बोट बनाइए आप और बताना मुझे कैसे पेपर बोट बनाई आपने, और आपने उसको पानी में तैराया या नहीं तैराया। तो चलिए, कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।